हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो आप क्लास 11th के लिए है, जिसका पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं। और ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बन रही है कि कुछ रीजंस थे उसकी वजह से, बट कोई नहीं। अब हम लगातार जो है आपके सभी जो भी चैप्टर्स हैं उसकी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर 2, जो आपका चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें टोटल 35 अकाउंटिंग टर्म्स हमें पढ़ने थे। तो ऑलरेडी हम लोग पहले 5 अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ चुके हैं जो इसके पहले पार्ट वाली वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, और स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 से। फटाफट स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 6, जो आपका पॉइंट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर हम वैसे बात करें, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना, ठीक है। लेकिन इसे हम अकाउंटिंग टर्म्स में इसकी मीनिंग क्या लिखेंगे और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे और क्या इसके टाइप्स भी होते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले समझते हैं इसके डेफिनेशंस को। एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब ये है, एक्सपेंडिचर हम उसे कहते हैं जब आप अपना जो अमाउंट है, जो आपके पास रुपए हैं, उसे स्पेंड करते हैं जब आपकी जो चीज़ें ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। जैसे कि आपको एसेट्स की ज़रूरत है, गुड्स की ज़रूरत है, और या कोई आप सर्विस की ज़रूरत है, तो उसे आप लोग जो है अपने ज़रूरत के अनुसार उसको लेना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ एक्सपेंडिचर। आइए समझते हैं इसे और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है मैंने, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है, अगर आप कभी भी कुछ भी यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं रेंट का, ठीक है, तो वो आपका एक्सपेंडिचर है। सैलरी की पेमेंट करते हैं, वो एक्सपेंडिचर है। अगर आप कोई गुड्स, आपको जरूरत है गुड्स की, तो आप गुड्स परचेज करते हैं, वो आपका एक्सपेंडिचर है। अगर आप कोई प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, जो भी एसेट्स हैं वो आप परचेज कर रहे हैं, उस सभी को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में जो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस होते हैं, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट लिया जाएगा उसमें आपको मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। आइए समझते हैं अब इसके टाइप्स के। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहला है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो दूसरा है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आइए समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। It refers to an expenditure incurred for acquiring or increasing the value of existing fixed assets। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जब आप कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं जिसका यूजेज आप एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड का यूज करने वाले हैं, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका परचेज ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी। आपको पता है बिल्डिंग और मशीनरी जब आप अगर परचेज करते हैं तो इसका यूजेज आप एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर आराम से कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा आप सभी को पता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है, अगर जैसे कोई सामान है 10 रुपीज़ का, उसे आप 20 रुपीज़ में सेल करते हैं, तो आपके पास जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो टोटल अमाउंट आपका रेवेन्यू होगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड during an accounting period and the benefits of which is also executed within the same accounting period। कहने का क्या मतलब है, अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर करा है अपने अकाउंटिंग पीरियड में, उसका जो यूजेज आप सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड में कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसका यूजेज आप नहीं कर सकते। आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ सैलरी या पेमेंट ऑफ रेंट। अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गुड्स और सर्विस का, आपने अगर कोई गुड्स परचेज किया या सर्विस परचेज की है, उसका यूज आप सिर्फ इस अकाउंटिंग पीरियड में करने वाले हैं, उसका आगे इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सेम एज अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं, अगर आपने मंथ की सैलरी पे करी है, तो उसी मंथ की सैलरी आप पे करने के साथ उस मंथ का ही वर्क जो है वो करेंगे और उसके बदले में आप उनको सैलरी पे करेंगे। सेम एज आपने अगर रेंट किसी मंथ का दिया है, तो नेक्स्ट मंथ ऐसा नहीं है जो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, उसी मंथ से रेंट से आपको वो मंथ का रेंट भी कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम देखते हैं, आइए फिर देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 7। अब आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 7। जो पॉइंट नंबर 7 है आपका अकाउंटिंग टर्म्स का, पॉइंट नंबर 7 है एक्सपेंस। एक्सपेंस का जैसे आप सभी को पता है, और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च करना। जैसे अभी हमने जस्ट पढ़ा एक्सपेंडिचर, एक होता है खर्चा। खर्च और खर्चा में अंतर है यहाँ पे, आपको अभी डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे आपको देखने में आ जाएगा। आइए समझते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस
इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। यहीं पे आपको डेफिनेशन जो है डिफरेंस पता लग जाएगा। मतलब एक्सपेंस हम यहाँ पे तब करते हैं जब हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है, रेवेन्यू अर्न करना होता है, वहां पे जो खर्चा आप पहले करते हैं उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। आइए समझते हैं एग्जांपल। जैसे कि सैलरी, आपको पता है एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं तो कंपनी की टर्नओवर इंक्रीज होती है। वैसे ही आप किसी लेबर से काम कराते हैं उसको वेजेस देते हैं, आप रेंट देते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस या ऑफिस जो है रेंट के वहाँ पे स्पेस के साथ आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके बाद आपको भी जो उसके बदले में फ़ायदा मिलेगा वो आपका रेवेन्यू होगा, तो इसीलिए आप वहाँ पे रेंट दे पा रहे हैं। इसी तरीके से कमीशंस। तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस जो है समझ में आ चुका होगा, जो एक्सपेंस हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, वो है इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है जहां पर आप खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा आपको रिसीव हो रहा है, उसे हम लोग इनकम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी एग्जांपल देखते हैं। और इनकम इज ऑल्सो नोन एज अ प्रॉफिट। हम इनकम को यहाँ पे प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अगर हमें इनकम कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर वैल्यू यहाँ पे आ जाती है आपके पास तो वो आपका इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो 9 पॉइंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड का जैसे कि लगातार हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड का आप सभी को मतलब पता है, अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स के होते हैं। 12 मंथ्स में जो भी आपने यहाँ पे गेन करा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट की डेफिनेशन हम लोग देख पा रहे हैं उसका मतलब ये है जितना आपका यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस से ज़्यादा जो आपके पास जो है यहाँ पे प्रॉफिट रिसीव हो रहा है उसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, गेन। पॉइंट नंबर 10, गेन इज द मॉनेटरी बेनिफिट्स या प्रॉफिट या एडवांटेज दैट अराइज ऑफ अ ट्रांजेक्शंस। गेन इज अ प्रॉफिट इरेगुलर नेचर। कहने का मतलब ये, जैसे मैं एग्जांपल हूं यहाँ पे, मान लेते हैं आपके पास एक मशीनरी है, मशीनरी जो है वो 50,000 की है और आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया 60,000 रुपये में, तो यहाँ पे 10,000 रुपये का जो है आपका गेन हो गया। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है जो मशीन की वैल्यू हर बार इंक्रीज होगी और वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा भी है, गेन इज अ प्रॉफिट इरेगुलर नेचर, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, 11th पॉइंट, लॉसेस। लॉस इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर द टोटल रेवेन्यू। मतलब आप ये कह सकते हैं लॉस तब होगा जब आपका एक्सपेंस ज्यादा हो चुका है और वहां पे आपकी रेवेन्यू बहुत कम आई है। ये आप कह सकते हो एक्सपेंस ज्यादा हो गया, मान लीजिए एक्सपेंस 100 रुपीज का हो गया और रेवेन्यू सिर्फ 80 रुपीज जनरेट हुई है, तो ये 20 रुपीज जो होगा आपका वो लॉस में कंसिडर हो जाएगा। अब आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू 90,000 है, एक्सपेंस किया आपने 1,20,000, तो आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आएगा 1,20,000 और 90 का, 30,000 रुपीज का, ये आपका लॉस जो है कंसीडर किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 12 पॉइंट है आपका, परचेज। परचेज मतलब होता है जो भी हम सामान खरीदते हैं। परचेज रेफर्स टू द अमाउंट और गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर अ रीसेल फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन। मतलब जब आप कोई भी जो कंपनी चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे पहले जो सामान रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनका पर्पस ही होता है उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के बाद, फिनिश गुड्स बनाने के बाद उसको रीसेल करना, राइट। और तो जो स्टार्टिंग में आपने जितना मटेरियल परचेज किया, दिस इज कॉल्ड अ परचेज। तो आपको उम्मीद करता हूं ये जो भी अभी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। आइए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल्स, पॉइंट नंबर 13। सेल्स क्या होता है? जैसे कि हम डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि हमें डेफिनेशन अगर पूछने को आता है तो हम डेफिनेशन ही लिखेंगे वहाँ पे उसे। तो आइए समझते हैं इसका डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है। सेल्स रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी बॉट और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। दैट मीन्स अगर आप कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर्स करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया होगा फिनिश गुड्स में, देन उसको आप जो भी उसके यूजर्स हैं उसको आप सोल्ड आउट करोगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेल्स यहाँ पे होता है, फिर उसका सेल्स रिटर्न हो सकता है, सेल्स रिटर्न को हम यहाँ पे
रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 14, गुड्स, जिसे हम सामान कहते हैं हिंदी में। ठीक है, गुड्स क्या होता है? गुड्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इन डीलिंग। दैट मीन्स जब भी कोई आप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो एक्सचेंजेज होते हैं वो गुड्स में एक्सचेंजेस होते हैं। मतलब आप जो भी सामान किसी को सोल्ड आउट करते हो वो कहीं ना कहीं गुड्स होता है। ठीक है, उसे हम एक तरह से कहते हैं फिजिकल यूनिट होता है जिसे हम देख सकते हैं, राइट, उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टॉक, और उसे हम इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। स्टॉक का डेफिनेशन क्या होगा? स्टॉक रेफर्स टू द गुड्स हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर अ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स जब आप कोई भी सामान अपने बिजनेस में रखते हैं और उसे आप कहीं ना कहीं जो है एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन कर लेते हैं और अपने गोडाउन में रखते हैं, तो जो रिमेनिंग आप जो सेल कर चुके हैं, जो रिमेनिंग बचा हुआ आपके पास सामान है, वो हम उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक यहाँ पे जो है एक तरह से 3 तरीके से हम कह सकते हैं जो स्टॉक को हम यहाँ पे काउंट किया जा सकता है। वो कैसे किस तरह से होगा? तो इसमें एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, दूसरा होता है स्टॉक ऑफ सेमी गुड्स और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये 3 पार्ट्स में स्टॉक को डिवाइड किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर वो होता है जब आप किसी को सामान उधार में बेचते हैं या पैसा उधार देते हैं, उसे हम डेटर कहते हैं। बट आइए एक्यूरेट डेफिनेशन समझते हैं। डेटर इज अ पर्सन और अ फर्म whom goods have been sold or services rendered or credit and payment has not been received। मतलब जो मैंने अभी बताया, जो डेटर वो पर्सन होता है जब फर्म जो है उस पर्सन को गुड्स या सर्विसेज जो है उधार में जो है उसे सोल्ड आउट कर देती है, कुछ समय बाद वो आपको पेमेंट देता है, उसे हम लोग डेटर कहते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट 17 है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर इज द पर्सन ऑफ अ फर्म फ्रॉम व्हेन गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज हैव बीन टेकन ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज बीन नॉट बीन मेड। कहने का मतलब है अगर आप कोई सामान किसी भी फर्म से या बिजनेस से या किसी पर्सन से आप उधार खरीद रहे हैं और वो उधार जो खरीदा गया है उसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। उसकी पेमेंट हमने अभी नहीं की है, हम लोग पेमेंट उसकी इन फ्यूचर करेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वाउचर 18 पॉइंट। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शंस करते हैं किसी बिजनेस को लेकर, तो आपके पास जो भी वहां पर सपोर्ट सोर्स मिलता है उसे हम लोग जो है वाउचर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के लिए एग्जांपल लेते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसे हम लोग आगे वाले चैप्टर, आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जो कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट वाउचर भी पॉइंट क्लियर आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब